सर आज के समय में जो है वो पोस्ट ऑफिस लोगों को लगता है कि अब उनके जीवन में उसका कोई महत्व रह नहीं गया है। आप इसको कैसे बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस आज की तारीख में भी एक आम आदमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो किस तरह से सेवाएं लोगों के बीच में दे रहा है? देखिए, पोस्ट ऑफिस जो है वो शुरू से ही दो सर्विसेज बहुत शुरू से लेके चला है। एक जो डाक है वो, और दूसरा स्मॉल सेविंग्स का स्कीम्स, और तीसरा 1884 ईस्वी से हमारे पास जीवन डाक बीमा है। ये तीन सर्विसेज लेके चला है। पहले क्योंकि डाक की व्यवस्था, कम्युनिकेशन की व्यवस्था, इंटरपर्सनल व्यवस्था डाक के थ्रू था, तो वो मेजर पोर्शन डील करता था। और उस समय बचत, इंडिया का इकोनॉमी बहुत डेवलप नहीं था, इंश्योरेंस सेक्टर बहुत डेवलप नहीं था, तो वो छोटे स्टेज पे था। इन तीनों में हमेशा सामंजस्य होता रहा। जैसे जैसे डाक कम हुआ वैसे वैसे स्मॉल सेविंग्स का दायरा बढ़ा और इंश्योरेंस का दायरा बढ़ा। आदमी एक दूसरे से कांटेक्ट में रहे, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। इसका आयाम बदलता रहता है। अभी डाक का जो, मैं इसको लंबा नहीं करूंगा, अभी जो डाक का जो सार्थकता है उसमें चार चीजें आप बहुत महत्वपूर्ण है वो आप देखेंगे। एक तो ये कि अभी भी सरकार से जनता को और बिजनेस से जनता को बहुत सारे पत्र हैं। लोगों ने नॉर्मली पत्र लिखना कम कर दिया है व्यक्तिगत, क्योंकि ईमेल और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के मीन्स आ जाने से। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ लीगल मैंडेट से और कुछ लोगों के शौक से अभी भी पत्र है जो ज्यादा बिजनेस टू बिजनेस है और गवर्नमेंट टू कस्टमर है, सिटीजन है और सिटीजन टू गवर्नमेंट है। दूसरा, अभी एक बहुत बड़ा दायरा जो उभर के आ रहा है वो ई कॉमर्स का दायरा है। व्यक्तिगत पत्र या बिजनेस पत्र कम हुए हैं, सब ईमेल पे चला गया, तो अब ई कॉमर्स में लोग उसी आईटी सेक्टर के उत्थान से जो हमारा पत्र कम हुआ था, वही आईटी सेक्टर अब हमारे बिजनेस को बढ़ाने का माध्यम बनता जा रहा है। अब आप देखेंगे कि लोग दुकान जो है वो ज्यादातर लोग समझने जाते हैं कि अभी मार्केट में क्या अवेलेबल है, क्या साइज उनको फिट होगा, और आके घर पे वो ई कॉमर्स के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से अपने सामानों को वो ऑर्डर करते हैं। या जब गिफ्ट हम भेजते हैं किसी एक दूसरे को, इकोनॉमी बढ़ रही है, तो वो भेजने के लिए भी आपको एक माध्यम चाहिए। तो जो ई कॉमर्स का वैक्यूम बना है उसमें प्राइवेट सेक्टर्स भी है, हम लोग उसमें इंटरवीन कर रहे हैं, आ रहे हैं। और इसके लिए हमारे जो आदरणीय मंत्री जी हैं, उन्होंने एक अलग से सेल बना करके पूरा सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि हम इसका मैक्सिमम शेयर ले सकें जितना हो सके, जिससे कि जो पत्र से हमें रेवेन्यू का नुकसान हुआ था या हमारा रेलेवेंस और जो प्रेजेंस कम हुआ था, वो हम दोबारा से मजबूती से ई कॉमर्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचे और उनको सेवा दें। जैसे आप देखेंगे अभी भी जो बड़े कुरियर्स हैं वो नॉर्मली मेट्रो या सेकंड ग्रेड सिटी तक वो लोग बहुत, उनका प्रेजेंस अभी है, क्योंकि वो क्रीम सेक्टर है, वहां वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको काम मिल रहा है। लेकिन अब जो इंडिया की इकोनॉमी स्थिति है उसमें गांव भी हमारे इकोनॉमी के साथ उतना ही जुड़ा हुआ है जितना कि शहर जुड़े हुए हैं। अगर उनका क्वांटम कम है सिंगल ट्रांजैक्शन का, तो संख्या बहुत ज्यादा है। तो अब जितने भी बड़े लोग हैं, इवन अमेजन, इवन फ्लिपकार्ट, जो इंटरनेशनल ई कॉमर्स एजेंसीज भी है, उनका नजर अब शहरों से हट करके, क्योंकि वहां अब सैचुरेशन हो रहा है, जो ग्रोथ है वो उतना नहीं है, जो अनटैप्ड एरिया है वहां वो लोग बढ़ रहे हैं। जो बिजनेस, जितनी दुकानें थी अब अपना उन लोग ई कॉमर्स पे आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोग ही हैं। उन सबों को गांव तक पहुंचाने के लिए अभी भी पोस्ट ऑफिस से ज्यादा उनके पास सार्थक कोई नहीं। हम उसको, उनके विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और एक पार्सल डायरेक्टरेट हमारा बना है अलग से, महानिदेशालय पार्सल के लिए, जो ई कॉमर्स को कैटर करेगा। सारा उनका ट्रैक एंड ट्रेस की व्यवस्था हो रही है। मैं बीच में एक और बात कहना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट का भी जो हमारा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें आदरणीय सीएजी ने, उनका सीएजी का रिपोर्ट में आया है कि आज की तारीख में स्पीड पोस्ट इंडिया में उससे ज्यादा रिलायबल कुरियर कोई नहीं है। उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा है। और हमारा 99% जो स्पीड पोस्ट है वो ट्रैक एंड ट्रेस में। आप कोई चिट्ठी बुक करें अभी स्पीड पोस्ट का, तो अभी से आप उसकी जर्नी देख सकते हैं कोई भी अपने मोबाइल पे। एक वो है। दूसरा, हम लोग वेयर हाउसेज बना रहे हैं पूरे कंट्री में, जिससे कि हम ई कॉमर्स वाले को अच्छे से कैटर कर सके, क्योंकि और एंड टू एंड उसको जीपीएस लगा के, कैमरा लगा के, है ना, स्पेशल अरेंजमेंट करके
कि पार्सल्स में एब्स्ट्रैक्शन का डर होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में एक बड़ा हमारा पुराना एक इंश्योरेंस का बिजनेस उस इन्हीं कमियों के चलते रह गया था। तो इस बार हम लोग पहले से अवेयर हैं। एंड टू एंड सिक्योरिटी की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें कि हम उसमें जो गड़बड़ियां होती थी, एब्स्ट्रैक्शन वगैरह के केसेज होते थे, उसको ऑलमोस्ट रूल आउट कर सके। हम लोग दोबारा से कमर कस के आ रहे हैं और हमारा अच्छा ग्रोथ हो रहा है उधर। तीसरी बात यह है कि हमारा पहले का जो सेविंग बैंक का काम था, अभी भी हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद से सबसे बड़े बैंक है लोगों के अकाउंट्स में। हमारे पास अभी भी 35 से 40 करोड़ के आसपास अकाउंट है, जो सिर्फ उतना अकाउंट सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद। सेविंग अकाउंट जी, एसबी का अकाउंट, सेविंग्स बैंक का अकाउंट। अगर हम सारे बैंक को जोड़ दें एसबीआई को छोड़ के, तो सारे बैंकों के बराबर हमारे पास खाता होगा। सिर्फ हमसे ज्यादा बड़ा बैंक एक ही है, एसबीआई। लेकिन यहाँ पे क्या था कि हम लोग बहुत ट्रेडिशनल मोड में करते थे। अब हमारा जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक है वो भी ऑलमोस्ट 90% के आसपास वो अब सीबीएस पे आ गया, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पे है, और रियल टाइम में वो आप कनेक्टेड होता है। और अभी लिमिटेशंस के साथ हम कहीं से भी पैसा निकाल सकते हैं और कहीं भी पैसा डाल सकते हैं। 500 रुपीज का अकाउंट खुलता है हमारा, और हम डेबिट कार्ड फ्री का देते हैं, बाकी सब जगह चार्ज है। हम एसएमएस का पैसा नहीं लेते। और उस डेबिट कार्ड से जितने भी देश के एटीएम है, इवन विदेशी बैंकों के एटीएम है, सबसे आप अपना अकाउंट का पैसा निकाल सकते हैं। तो हम उसी 500 रुपए में डेबिट कार्ड भी देते हैं। आजकल हमने शुरू करा है अभी फोन बैंकिंग का भी, बट इंटरनेट बैंकिंग शुरू हो गया है और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पे है। जो हमारा, चूंकि हम लोग फुल बैंक नहीं है, तो हम लोग ड्राफ्ट है ना, इकोनॉमिक ट्रांसफर, वो कुछ सेवाएं थी जो नहीं दे पा रहे थे, उसको सप्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खोला है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो पेपरलेस बैंक है। ना आपको खाता खुलवाने के लिए एक पेपर का जरूरत है और ना साइन करने का, सिर्फ एक हमको आधार का पेपर चाहिए और एक मोबाइल नंबर चाहिए बस। और ये एनीवेयर एनी टाइम बैंकिंग हम दे रहे हैं। और जब अभी कोरोना का पैंडेमिक था तो सारे बैंक बंद थे, इंक्लूडिंग एसबीआई भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड था। हमने लोगों को करोड़ों ट्रांजैक्शन किए उनके घर पे जाके, जब पूरा इंडिया दहल रहा था कोरोना के टाइम में। इकोनॉमिक और फिजिकल एक्टिविटी जो उनका था वो बहुत बहुत बेस्ट था। लोगों के काम खत्म हो गए थे, पैसे नहीं थे। गांव में जिनको पैसे भेजते थे उनके बच्चे बुजुर्ग, वो पार्सल भी गए हैं, पार्सल भी दवाइयों का पार्सल गया, हमने किट्स मेडिकल के लाए। तो ये मैं बैंकिंग में था कि अभी हमारे पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू, जो कि कनेक्ट होता है पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक से, वो उसके थ्रू किसी भी बैंक में किसी भी टाइम आप ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरे जगह पैसा भेज सकते हैं आप किसी को भी पैसा आप कहीं पे घर पे हम पैसा पहुंचा सकते हैं, जो कि अभी भी किसी बैंक में फॉर्मेडेबल रूप से नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी ये मिली कि जो डाकघर में अपना पैसा जमा कराते हैं वो पूरा 100% सिक्योर रहता है। जैसे बैंकों में बैंक डूब जाते हैं, आपका लिमिटेशन लगा दी जाती है कि आप इतना ही पैसा अब निकाल सकते हैं बैंक पे। डाकघर के अंदर जो अगर आपका पैसा जमा है वो टोटल 100% बैंक गारंटेड है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि भारत में जो पोस्ट ऑफिस में बैंक जमा होता है, वो कोई पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग आप जमा करते हैं वो किसी आप बैंक में जमा नहीं कर रहे हैं, आप भारत सरकार के पास जमा कर रहे हैं। क्योंकि पोस्ट ऑफिस कोई भी बैंकिंग का काम जो करता है, मैं आईपीपीबी का बात नहीं कर रहा हूँ, जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट में आप जो पैसा जमा करते हैं किसी भी बैंक में, एसबी में, टीडी में, रिकरिंग डिपॉजिट में, सीनियर सिटीजन स्कीम में, सुकन्या समृद्धि में, वो आप ऐसा मान लीजिए कि आप सीधे भारत सरकार के पास जमा कर रहे हैं। क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है वो गारंटी नहीं, पोस्ट ऑफिस भारत सरकार का एजेंट के रूप में काम करता है। जो पैसा हमें मिलता है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से, वो पोस्ट ऑफिस को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। हमें उन अकाउंट्स को संभालने के लिए और उसमें जो खर्च आता है उसके लिए, मैन पावर में, लॉजिस्टिक्स में, उसके लिए भारत सरकार हमें पैसा देती है। और जो भी पैसा आप हमें जमा करते हैं जो पोस्ट ऑफिस में, वो सीधे भारत सरकार के खाते में जाता है। और जब मैच्योरिटी होता है तो सीधे वो भारत सरकार के खाते से पैसा निकल के, गवर्नमेंट अकाउंट होता है, उससे निकाल के हम आपको डिस्बर्स करते हैं। और दुनिया में कभी भी, जब तक स्टेट स्टेबल है, कंट्री सुरक्षित है, कोई भी कंट्री वो बैंकरप्ट नहीं हो सकती। सॉवरिन कंट्री, उनको प्रिंट करने का, नोट सब का अधिकार होता है। तो सरकार कभी भी बैंकरप्ट नहीं हो सकती, हानि में नहीं जा सकती, फेल नहीं कर सकती। इसलिए आप जो सरकार के पास जमा किए हैं पैसा, वो कभी भी आपका उसमें नुकसान नहीं हो सकता। बीच में कभी कोई छोटा मोटा जो फ्रॉड होता है
वो उसके लगे जो सिस्टम में लगे लोग होते हैं उनकी कमियों के चलते होता है। उसमें भी सरकार जो है उसमें पैसा देती है और बाद में फिर उनके द्वारा जो उनसे रिकवरी वगैरह का होता है वो अलग से एस्पेक्ट चलता है। बट जो कस्टमर हमारे हैं उनका पैसा जिस दिन भी एस्टेब्लिश हो जाता है कि हमारे सिस्टम में आया है और उनके पास प्रूफ है, तो उनका पैसा देर हो सकता है वैसे पैसे केसेस में भी, बट मिलता है। एक चीज ये कि आज के समय में और लोगों को जोड़ने के लिए किस तरीके का काम डाक विभाग कर रहा है अपनी सर्विसेज के लिए, लोग जुड़े हैं। अभी क्या है कि लोग सोचते हैं कुछ किसी को कहीं भेजना है तो कुरियर कर दो, तुरंत किसी प्राइवेट कंपनी को कर लिया हायर, लेकिन उनका ध्यान डाक की तरफ नहीं जाता। क्यों ऐसा लगता है कि लोग डाक की तरफ कम आ रहे हैं, या इसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं? नहीं, हम लोग इसके लिए एक सबसे पहली बात तो फिर मैं ये कहूंगा ना कि आप फिर सीधे सिर्फ डाक के माध्यम से पोस्ट ऑफिस को देख रहे हैं। अभी भी हम लोग का जो अगर डाक कम हो रहा है तो हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। ऐसा आप एक चीज को देखेंगे, कभी भी कोई भी काम सर्विस सेक्टर का काम जो सरकार से प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है वो नॉर्मली दोबारा वापस सरकार में नहीं आता, आता भी है तो बहुत आधा अधूरा आता है। नॉर्मली ये माना जाता है कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एफिशिएंट होता है, काम करने में कंपटीशन के माध्यम से उनको प्रॉफिट करना होता है। लेकिन आप देखेंगे कि आधार का काम सबसे पहले पोस्ट ऑफिस के पास था और भी हम लोग सबसे बड़े रजिस्ट्रार थे आधार के, बीच में एकदम पूरा प्राइवेट में चला गया था। और जो लोगों का एक्सपीरियंस रहा, सरकार का एक्सपीरियंस रहा, उसमें उन्होंने पाया कि पोस्ट ऑफिस में जो आधार का काम होता था वो कहीं ज्यादा उच्च मानक के थे जो प्राइवेट सेक्टर में होते थे। वहां जरूरतमंद लोगों को बहुत तरह से परेशान किया गया, ऐसी सरकार के पास सूचना मिली और बाद में अभी हम लोग एकमात्र, बहुत एक दो और लोग होंगे कहीं, बट हम लोग मेजर बैंक्स भी है रजिस्ट्रार। फिर हम लोगों ने दोबारा से हम लोग पोस्ट ऑफिस जो है वो सबसे बड़े रजिस्ट्रार है इसके आधार के। तो हम लोग आधार का जितना भी नया आधार बनाना, जो आधार है उनका अपडेट करना, वो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट हर पोस्ट ऑफिस में हो रहा है, सेंटर बने हुए। दूसरा एक और चीज आप देखेंगे, कंट्री का, देश का जो सबसे ज्यादा सुरक्षा मानकों में उच्च कोटि का जो डॉक्यूमेंट होता है वो पासपोर्ट होता है। सरकार जब ये अपने जो नई सरकार आई है या कोई भी सरकार जो लोकतांत्रिक होती है, खास करके अभी का जो हमारा करंट सरकार है वो गवर्नमेंट टू द डोर स्टेप्स की बात करती है। तो जैसे मैंने आईपीपीबी का कहा कि सारे बैंक हमारे आईपीपीबी के थ्रू डोर स्टेप्स पे हैं। हम सिर्फ आईपीपीबी या पोस्ट ऑफिस का बैंक का पैसा नहीं निकाल के आपको घर पे देंगे। कोई भी बैंक में आपका पैसा जमा है और वो बैंक अगर इंटरनेट बैंकिंग में है, वो हमारा पोस्टमैन एक मोबाइल लेके जाएगा आपके पास और उस खाते से, आपके दूसरे बैंक के खाते से भी आपको पैसा निकाल के दे सकता है और जमा करा सकता है। उसी तरह से पासपोर्ट का मैं बोला कि जब सरकार ने पासपोर्ट को चाहा कि हम राज्य की राजधानियों से हम उसको नीचे लोगों तक ले जाए, क्योंकि बहुत सारे चीजें वहां आ रही थी कि लोगों को आने जाने में खर्च होता था, बहुत एक दिन में नहीं बन पाता था तो बार बार जाना पड़ता था। बहुत तरह के बीच में बिचौलिए थे जो शोषण का काम करते थे कम पढ़े लिखे लोगों को, जो अनस्किल्ड लेबरर्स जिनको पासपोर्ट के लिए जरूरत होती थी। तो जब सरकार ने इसको डाइवर्सिफाई करने का सोचा तो उनके नजर में भारत सरकार में सबसे जो उनको प्रतिष्ठित और ट्रस्टवर्दी जो संस्थान लगा वो पोस्ट ऑफिस लगा। तभी आज की तारीख में तकरीबन देश के सारे हेड पोस्ट ऑफिस में, जो हमारा उच्च डाकघर है, उसमें सारे पोस्ट ऑफिस में ऑलमोस्ट हमारे पास पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र है और हम पासपोर्ट बनाने के लिए लोगों की मदद कर रहे हैं। लोग पोस्ट ऑफिस में आते हैं, उसके बाद वहीं से उनको पासपोर्ट डिलीवर होता है। उनको पासपोर्ट ऑफिस का चक्कर लगाने का जरूरत नहीं है और बाकी सब वेरिफिकेशन भी इजी हो गया है। तो आप देखेंगे कि हम पासपोर्ट बना रहे हैं, हम आधार के सारे काम कर रहे हैं। हम लोग जो हमारा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस था वो पहले सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए था, फिर उसको धीरे धीरे ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए खोला गया। अभी हम लोग उसको प्रोफेशनल्स के लिए खोल दिए हैं, फिर जो हायर डिग्री बच्चे ले रहे हैं उनके लिए खोल दिया गया। तो इसका भी दायरा बढ़ाया जा रहा है और इसमें बोनस जो है नॉर्मली जो हमारा LIC जो सरकार की एक दूसरी कंपनी है उससे 1.25 गुना से 1.5 गुना तक हमारा बोनस ज्यादा है किसी भी समकक्ष पॉलिसी में। उसका कारण भी है क्योंकि हम लोग बहुत सोच समझ जांच परख करके लेते हैं और जो हमारा क्लाइंटेल है, जो हमारा जिनमें हमको ऑथराइजेशन मिला है, वो नॉर्मली अच्छे वर्ग से आते हैं जिनका मेडिकल की सुविधा, उनका रेगुलर इनकम का है। तो चूंकि हमारा जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का फंड है उस पर बर्डन कम है, इसलिए हम बोनस ज्यादा देते हैं। तो उसमें भी बहुत जो भी हमें टारगेट मिलता है सरकार से मुक्त कर रहे हैं। और हम लोगों से आपके माध्यम से कहना भी चाहेंगे कि अब ये वकीलों के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले रहे हैं उनके लिए,
जितने संस्था जो लोकल बैंक वाले लोगों के लिए, जो लोकल संस्थाएं उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए पोस्टल डाक जीवन बीमा को खोला गया है और वो आए और हमारे यहाँ से उसका लाभ लें। तो हम लोग सिर्फ डाक नहीं कर रहे हैं, हम लोग अब पत्र कम हो गए हैं, लेकिन पत्र कम होने के बाद जितने नए इकोनॉमिक आयाम खुल रहे हैं और लोगों को सर्विसेज का, एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, सरकार कल्याणकारी सरकार है और अभी कोरोना के टाइम में इसका जरूरत और पता चला है कि सरकार अगर कल्याणकारी योजनाएं लेकर के लोगों तक पहुंचती है, जो नीडी है, जिनको पैसे की जरूरत है, जिनको काम की जरूरत है, वो बीच पुराने जमाने में आप देखते होंगे कि बहुत उसमें लीकेज होता था कि पैसा किसी और के माध्यम से पहुंचता था। अभी डीबीटी की स्कीम चल रही है सरकार की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, उसमें भी हम बहुत आगे बढ़ सके काम कर रहे हैं। नरेगा हम लोग सबसे बड़े पेमेंट वाले थे, बीच में बैंक लोग भी आए, दोबारा से फिर हमारा नरेगा पेमेंट का काम डायरेक्ट लोगों को अकाउंट के माध्यम से हम दे रहे हैं। जो अदर कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, वो सब हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज रहे हैं, क्योंकि अभी भी ग्रामीण इलाकों में पोस्ट ऑफिस ही उनका मेन बैंक है। और जब हम इसको इलेक्ट्रॉनिकली कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पे ले आए हैं, तो कोई भी सरकारी योजना, भारत सरकार अगर कल्याणकारी योजना किसी में भी अगर आइडेंटिफाइड लोगों को पैसा डालना चाहती है, जैसे आप देखेंगे नरेगा में कहीं काम होता है तो आजकल उसकी जियो टैगिंग होती है, तो जितने लोग काम किए उनका फोटो, उनका डाटा और जो काम हुआ उसका जियो टैगिंग करने के बाद जितने लोग उसमें काम किए उनका आधार नंबर और उनके वर्क डेज के हिसाब से अगर हमको दिल्ली में ही पैसा अगर वो डाल दें पोस्ट ऑफिस के किसी खाते में या बैंक के थ्रू, तो पोस्ट ऑफिस में अगर उनका हम खाता खुलवाए हुए हैं, जो उन बेनिफिशियरी हैं, डायरेक्ट यहां से भारत सरकार से पैसा सीधे बिना किसी बिचौलिया, स्टेट गवर्नमेंट, बाहर का प्राइवेट मेट, ब्लॉक ऑफिस के, सीधे उनके खाते में पहुंच सकता है और हमारा डाकिया उनके घर पे वो पैसा पहुंचा सकता है। ये स्थिति है और हम लोग इसमें काफी संख्या में अब हमारे पास कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं। गवर्नमेंट में जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है वो हमारे पास आ रहा है डायरेक्ट बेनिफिट के लिए कि बच्चों को सीधे उनके खाते में पहुंचे। तो इस तरह से हम लोग भारत सरकार के सबसे बड़े तंत्र है लोगों के बीच में जाने के लिए। गाँव में अगर कोई पहला व्यक्ति भारत सरकार का है जो रोज जाता है, हर आदमी को टच करता है, वो पोस्ट ऑफिस है। भारत सरकार की कोई संस्था ऐसी नहीं है। और अगर दूर तक कहें तो किसी भी गांव में आप रिमोट में चले जाइए, ग्रामीण इलाके में अगर रोज कोई सरकार का आदमी विजिट करता है तो वो है हमारा पोस्टमैन। कोई भी ऐसे और कोई आदमी नहीं है जो रोज गाँव में उपस्थित है, ना पुलिस, ना कोई नहीं है। वो लोग जरूरत के हिसाब से जाते हैं, जरूरत के हिसाब से। इवन जो स्टेट गवर्नमेंट का जो सबसे आगे का जो माध्यम है, हम देखेंगे, मैं ग्रामीण इलाके से बिलोंग करता हूँ, वहां एक मालगुजारी कलेक्ट करने वाला आदमी होता है, लैंड रेवेन्यू करने वाला, वो स्टेट गवर्नमेंट का सबसे आखिरी आदमी होता है। वो भी उनका जो ऐसा कैरेक्टर है वर्क करने का कि वो अपने सब डिविजनल और छोटा हेडक्वार्टर कोई होता है वहां पे एक ऑफिस खोल के वीकली बुलाते हैं वो कि इस गांव के लोग इस वीक में आएंगे, चूंकि उनको फील्ड ड्यूटी भी होता है, तो वो भी इल्यूसिव है वो 10-20 गांवों के बीच में। लेकिन हमारा आदमी रोज जाता है, 2 चिट्ठी भी अगर गांव का होगा तो वो दो चिट्ठी उसी दिन वो बांट के आता है। हमारे लोगों को मैंडेट है कि अगर कोई भी काम है तो हमें उस आदमी को टच करना है। और हम ही एक ऐसा आदमी है जो क्लेम कर सकते हैं फिजिकली कि हम मतलब कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूं कि मैं इंडिया के किसी भी आदमी को जानता हूं। पोस्ट ऑफिस जो है, आप यहां बैठे हैं, आप किसी भी आदमी को किसी भी गांव में अगर कोई है उपस्थित, मैं 1 घंटे में आपकी बात उससे करवा दे सकता हूं। ऐसा कोई भी नीडी आदमी है। हमारा तंत्र इतना लोगों के बीच में है, इतना विश्वास है और इतना कनेक्टेड है लोगों से कि बस ये आज का जो आईटी टेक्निक है वो हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे। हमारा IT2 प्रोग्राम आ रहा है, IT1 प्रोग्राम आया था जिसमें हम लोग CBS और ट्रैक एंड ट्रेस सब लेके आए हैं। अब और एकदम बिल्कुल मॉडर्न करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 का एक प्रोजेक्ट आ रहा है। अभी सरकार ने हम लोगों को वो दिया है, सारा फंडिंग वगैरह हो रहा है, उस पर काम चल रहा है। अगर हम एक बार टेक्नोलॉजी में पूरा अप टू डेट हो जाएंगे तो हम लोग इतना मजबूत तंत्र है और इतना देश में फैले हुए हैं रिमोट इलाके में और इतना लोगों को जानते हैं कि आने वाले दिन में दोबारा से एक बार फिर पोस्ट ऑफिस फोरफ्रंट पे होगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेवा देने वाली। बहुत बहुत थैंक यू सर।